जब इस सत्र के बारे में हम लोग सोच रहे थे और आज से लगभग 1 महीने पहले अनंत जी से बात हो रही थी और मेरे सामने ये था कि भाई चिराग जी को बुलाना है और चिराग पासवान जी से हमें बात करनी है, तो मेरे मन में आया कि इस सेशन का नाम रखते हैं फन विद चिराग। एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट चिराग, बिल्कुल तो इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो आपको देख के इतना आत्मीयता लगता है उससे। मतलब एक स्मार्ट सा नेता, मतलब देख के लगता है कि हाँ चलो बिहार का गिरिडीह में कोई ऐसा है जिसको देखकर आंखों को भी सुकून मिल रहा है। हाँ, डूड टाइप, कूल और डूड, ठीक है। फिर जब मैं अपने घर पे फ़ोन करता हूँ, अपने चाची दादी मामी मम्मी लोगों से बात करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो लोग चिराग के बारे में बात करते हैं तो लाडले बेटे की तरह बात कर रहे हैं कि अपना चिराग वाला चिराग जो है ना, चिराग ऐसे, मतलब यू आर लाइक एप्पल ऑफ द आई। मतलब सारे मम्मी लोगों की सबसे पसंदीदा नेता बन गए हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके जब रील्स आते हैं तो फिर लगता है कि भाई चिराग एक इंटरनेट सेंसेशन भी हैं। तो हाउ इज इट हैपेंड, कैसे हुआ है? मतलब नेता इज़ लाइक, हम लोग हमेशा ये थोड़ी दूरी से देखना चाहते हैं कि तुम हो नेता, ठीक है। ये कैसा नेता है जिसको हम लोग इतना नज़दीक से आके बात करना चाहते हैं और ये सोच सकते हैं कि सेशन का नाम रखेंगे फन विद चिराग। एक मिनट बैठ जाइए तो हम लोग बात कर लें। एक बार बैठ जाइए आराम से, हम लोग बात शुरू कर लें। हाँ चिराग। सबसे पहले दैनिक जागरण के इस मंच का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रशांत जी। आपने इतने खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे बारे में। जो प्रश्न आपने पूछा उसका जवाब मेरे पास नहीं है, बस इतना मैं कहूँगा कि जो करता हूँ दिल से करता हूँ, दिखावा नहीं करता। मैं मानता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है उन लोगों के प्रति जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं उनको अपने जीवन का हर पहलू दिखाऊं। मैं परिवार के साथ भी जब होता हूँ वो भी मैं अपने लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं होली दिवाली मनाता हूँ वो भी मैं शेयर करता हूँ। मैं ये मेल रखना चाहता हूँ, मैं चाहता नहीं कि मेरे और उन लोगों के बीच में जो मुझ पे विश्वास करते हैं किसी प्रकार की कोई दूरी हो। हर घर का हिस्सा बनने की सोच मैं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार का हर परिवार ये समझे कि मैं उन्हीं का भाई, उन्हीं का बेटा हूँ और उन्हीं के जैसा हूँ। मेरी परवरिश भी वैसी ही हुई है, एक सामान्य से परिवार में जैसे किसी की भी होती है, बिना इस बात का एहसास दिलाए कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी लगातार निरंतरता में केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। टोक लो, मतलब बहुत सामान्य परिवार से नहीं। अच्छा, ओके। नहीं, मैं अपनी बात बताऊं कि यहाँ जो लड़कियां बैठी है, मैं बता दूं, इतना नज़दीक बैठ के चिराग से बात करना बहुत खतरनाक है। आंखों में ऐसा जबरदस्त सम्मोहन है। मतलब उनकी आंखें जो ब्राउन आईज है, आपकी कैटी आईज जिसको कहा जाता होगा, मतलब मैं दूसरी तरफ देख ही नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी कैमरामैन, आई एम सॉरी जी। हाँ, तो बहुत सामान्य परिवार नहीं, लेकिन हाँ मतलब जी। मेरी मदर पिताजी ने ये प्रयास किया कि जितनी सामान्य परवरिश मुझे मिल सके उन्होंने दी, और इसीलिए मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं उसी परवरिश के तहत आगे बढ़ूं। अगर जो बात आप कह रहे हैं वो सही है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और नहीं हो सकती कि अगर मुझे हर माँ मुझ में अपना बेटा देखती है, हर बहन अगर मुझ में अपना भाई देखती है, तो इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि सब कोई इस बात को स्वीकृति देंगे। सो कमिंग टू serious question which can have a non-serious connotation. What is the plan for the party? मतलब नहीं, पॉलिटिकल पार्टी मतलब नहीं तो हमें लग रहा था कि हम लोग पार्टी की प्लान बना लेंगे। सॉरी नीतीश सर। Well, that's the only party that's left in my life now. I have crossed 40, so there's no other parties that happening in my life, and the only party that matters the most to me is my party, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, एंड जिसको मैं आगे लेकर बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ।
कई उतार चढ़ाव से ये पार्टी गुजरी है। पास्ट 3 years वर डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो, फॉर माई पार्टी ऑल्सो। वो कठिन 3 साल रहे, पर आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज पार्टी उस मजबूत स्थिति पर है जहाँ पे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को देखना चाहते थे। आज ना सिर्फ बिहार में हमारे 5 सांसद हैं, बल्कि नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं। झारखंड में इस बार हम लोग खाता खोलने में हम लोग सफल रहे, वहाँ पे हमारे विधायक हैं। और अब क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साल है हम सब के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी हम लोग का प्रदर्शन उतना ही बेहतर रहेगा जितना बेहतर लोकसभा में रहा था। नहीं, बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपके आगे पीछे की ज़िंदगी की बात हम लोग करते चले तो सबको को मज़ा आएगा। और वो एक है मैं मोदी का हनुमान। मतलब ये सवाल क्लीशे है, लेकिन ना पूछूं तो फिर मेरा यहाँ बैठना बिल्कुल ये हो जाता है। लेकिन इस मोदी के हनुमान पर एक बार शक हुआ मुझे, क्योंकि भक्त तो भक्त होता है ना। वो शक हुआ जब लैटरल एंट्री पर और वक्फ पर जब आप जेपीसी में गए, तो मुझे लगा ये हनुमान है या भरत है। मुझे लगता है कि हनुमान की ये जिम्मेदारी भी है कि समय समय पर सही जानकारी वो साझा भी करे। भक्ति के साथ साथ जानकारी, सही जानकारी का आदान प्रदान होना ज़रूरी है। अगर मेरी जानकारी या मेरा पक्ष गलत होता तो सरकार के द्वारा वो फैसले नहीं लिए जाते जिस फैसलों की चाह मैं रख रहा था। लैटरल एंट्री को भी वापस लिया गया। वक्फ बोर्ड का भी मामला था। मेरा बस कंसर्न वक्फ बोर्ड में बस इतना था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको अपनी बातें रखने का मौका मिले। इवेंचुअली समिति क्या फैसला लेती है नहीं लेती है, बट कम से कम समिति तक ये विषय जाए। वहाँ पर एज अ विटनेस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आए, अपनी बातों को रखें। बिना अपनी बातों को रखे एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए था। इस सोच के साथ मैंने वक्फ बोर्ड की बात हो या लेटरल एंट्री, मैंने इन बातों को मेरे प्रधानमंत्री के समक्ष रखा और मुझे खुशी है कि इन दोनों बातों को सम्मान दिया गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। ये ताली बजाने वाली बात है कि इन्होंने अपनी बात इतने मजबूती से प्रधानमंत्री के सामने रखा। तो मतलब आप कोलिशन में हैं, बीच में चले गए थे, लेकिन फिर भी आप थे। तो मतलब एक अंडर द कारपेट बात होती है कि आप थे। तो आप ये बताइए मुझे कि आप बीजेपी के वजह से बीजेपी के साथ हैं या मोदी के वजह से बीजेपी के साथ हैं? जितने स्पष्ट तरीके से आपने सवाल पूछा है उतनी ही स्पष्टता से मैं जवाब दूंगा। मेरा इस गठबंधन में होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, इसको भी भविष्य में आप इसका इस्तेमाल भी कीजिएगा, जब तक मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोल रहा हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक चिराग पासवान इस गठबंधन का हिस्सा है। कोई वैकल्पिक गठबंधन मेरे लिए संभव ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, ये मतलब ऐसे दौर में जहां रोज रोज कुछ न कुछ संभावनाएं ढूंढी जाती है, एक ये एश्योरेंस बहुत मायने रखता है पब्लिक के लिए भी। तो मोदी जी के वजह से तो आप बीजेपी को जाने ही होंगे थोड़ा बहुत। तो ऐसी कौन सी बात है बीजेपी की जो आप चाहेंगे कि आपके पार्टी में वो लागू हो, और ऐसी कौन सी बात है जो चाहेंगे कि ये बिल्कुल लागू ना हो? जो मैं चाहूँगा, मुझे भाजपा में संगठन को जिस तरीके से अहमियत दी जाती है और जो वर्किंग कल्चर है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नए स्वरूप में देखा गया। जिस तरीके से संगठन को महत्व देते हैं और जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया जाता है, ये सीखने वाली बात है। संगठन में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कितनी सहजता से अगर किसी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी संगठन जिम्मेदारी दे देता है कि आपको इस विधानसभा में जाकर चुनाव का प्रभारी बनना है, उसको भी वो उतनी ही सहजता से निभाते हैं। मैं मानता हूँ पार्टी से ऊपर कुछ नहीं होता। पार्टी आपकी माँ होती है और माँ को उतना ही सम्मान और आदर के साथ
अपनी जिम्मेदारियों को निभाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। ये चीज़ ज़रूर मैंने भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीखी। जिस गंभीरता से वो हर लक्ष्य को लेते हैं, भले वो चुनाव हो या योजनाओं को धरातल पर उतारना हो या सरकार की बातों को जनता तक लेकर जाना हो, बड़े से बड़ा पद पे बैठा हुआ भी व्यक्ति एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपनी इन जिम्मेदारियों को संगठन के माध्यम से निभाने का कार्य करता है। ये एक खूबसूरत पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, जो मैं चाहता हूँ और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सामने बैठे हैं, राजू तिवारी जी, ये इस भूमिका को प्रदेश में खूबसूरती से निभाने का कार्य कर रहे हैं। ये जो हम लोग अपना रहे हैं और जो हम लोग नहीं अपनाना चाहते, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई विषय है। जब आप एक राजनीतिक दल होते हैं तो मुझे लगता है जनता की सेवा की भावना के साथ आप आते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा विषय होगा, क्योंकि अगर ऐसा विषय होता तो वो जन सेवा की भावना के खिलाफ होता। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। अब चूंकि बिहार इलेक्शन भी अब है, द नेक्स्ट बिग इलेक्शन इज़ बिहार, कि अगला बड़ा वही होने वाला है। तो मैं बिहार की राजनीति पे ही बात कर लेता हूँ। ये सवाल कि ये सवाल पूछूंगा, ये मैं यहाँ पर ही आकर डिसाइड किया, क्योंकि मेरे सामने एक अखबार रखा हुआ था जिसमें आज पहले पन्ने पे कुछ लिखा हुआ था कि तेजस्वी यादव जी निशांत की बात कर रहे हैं। तो एक पूरी पीढ़ी थी जिसने बिहार को पिछले 25 साल 30 साल दिया। रामविलास पासवान जी, लालू जी, नीतीश कुमार जी, और मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर में सुशील मोदी जी, तो ये सब कोई मिलके चलाते रहे हैं। मैं आपसे ये क्या वो अब लिगेसी ट्रांसफ़र करने का टाइम आ गया है कि तेजस्वी जी, आपने तो खैर प्रूव किया है कि यू आर द रियल लाइक मोस्ट लेजिटिमेट, आप ओनर है ऑफ योर पार्टी, मतलब आपसे ज़्यादा अच्छे से विरासत किसने संभाली है। और निशांत भी अब, क्योंकि निशांत की बात तो अब दूसरे खेमे से आ रही है। तेजस्वी जी ने आज बोला कि निशांत को भी जेडीयू बचाने के लिए निशांत को सामने आना पड़ेगा। तो आप 3 युवा नेताओं के साथ साथ क्या ये एक्स्ट्रा प्लेयर पीके का भी कोई स्कोप है इस पूरे इसमें? अब हम 4 युवा नेता देखेंगे या कि हम ये मानेंगे कि ये 3 युवा नेता ही बिहार को आगे लेके जा रहा है? कोई स्कोप बनता है कि नहीं? लेकिन पहले ये 3 युवा नेताओं पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। नहीं, बिल्कुल स्कोप बनता है और मैं मानता हूँ कि जितने विकल्प आपके सामने हो उतना बेहतर है, हमारे राज्य के लिए भी बेहतर है। मैं कतई नहीं चाहूँगा कि हमारे पास विकल्पों का अभाव हो। जनता के पास जितने विकल्पों के साथ जितने ऑप्शंस जनता के पास अवेलेबल हो, मुझे लगता है वो हमारे लोकतंत्र को उतना ही मजबूत करेंगे। मैं तेजस्वी निशांत जी का मुझे नहीं पता, अंतोगत्वा फैसला उन्हीं को ही लेना है कि वो सक्रिय राजनीति में आते हैं, नहीं आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं। फ़िलहाल मीडिया के माध्यम से ही ये सारी बातें चल रही हैं, पर मैं स्वागत ज़रूर करूँगा और मैं चाहता हूँ, इंक्लूडिंग पीके, मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं वो, नई सोच के साथ वो आए। होता क्या है कि जब आपके पास विकल्प होते हैं तो जनता के पास चुनने की सहूलियत होती है। जनता समझ पाती है कि तेजस्वी जी एक अपने विजन के साथ आए, क्या वो उसके साथ सहमत हैं? पीके जन स्वराज की सोच के साथ सामने आए, क्या वो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं? मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं सामने आता हूँ, क्या वो उसको पसंद करते हैं? अगर और युवा नेता आते हैं, वो किस सोच के साथ आते हैं, क्या वो उसके साथ अपने आप को जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं? तो मुझे लगता है जितने विकल्प आपके पास होंगे, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा और जनता सही मायनों में अपना नेता चुन पाएगी जो उनकी सोच को नीति बनाकर उसको धरातल पर उतार सके। तो ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो आपने बात किया है, ये आप हम लोगों में प्राइड इंस्टिगेट करना चाहते हैं, इन्वोक करना चाह रहे हैं, प्राइड इन्वोक करना चाहते हैं, लेकिन वो प्राइड फॉर व्हाट इन्वोक करना चाहते हैं? क्योंकि मैं पटना के किसी भी सड़क पे उतर जाऊं और लोगों से बात करूं, वो गौतम बुद्ध से शुरू करेंगे, वो चाणक्य से शुरू करेंगे, वो एक हिस्ट्री के प्राइड से भरे पड़े हैं। आप जिस प्राइड की बात कर रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में, वो कौन सा प्राइड है, कौन सी नई बात है जो आप हमें बोल रहे हैं कि आप पकड़िए इसको और इसको लेकर अब आगे बढ़ते हैं?
मैं प्रशांत जी बिहारी होने की प्राइड का मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ़ क्या होती थी, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, जब बिहार में राजनीति में मैं सक्रिय हुआ मुझे तकलीफ़ इस बात की होती थी कि मैं जितनी बार बिहार आता था मुझे जो भी व्यक्ति मिलता था वो अपना परिचय देता था। तो बिहार में मुझे ब्राह्मण मिलते थे, मुझे राजपूत मिलते थे, मुझे भूमियार मिलते थे, मुझे पिछड़ा मिलते थे, अति पिछड़ा मिलते थे, दलित मिलते थे, महादलित मिलते थे, मुस्लिम मिलते थे, पर मुझे कोई बिहारी नहीं मिलता था। शिकायत मुझे इस बात की थी कि कोई बिहारी क्यों नहीं यहाँ पे, हम लोग क्यों जातियों में बढ़ते हैं। दिल्ली में मैंने इस चीज़ को ना के बराबर देखा। मुंबई में जब बिहारियों के ऊपर एक समय था, एक क्षेत्रीय दल के द्वारा जब लाठी चलाई जाती थी तो वो ये देख के लाठी नहीं चलाते थे कि ये ब्राह्मण बिहारी है कि ये दलित बिहारी है, या अगर ये फलाना बिहारी है तो इस पर कम लाठी चलाएं और ये फलाना बिहारी है तो इस पर ज़्यादा लाठी चलाएं, ये भेदभाव नहीं था। आज भी जब मैं विदेशों में भी जाता हूँ, आई मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू कनेक्ट विद द बिहारी डायस्पोरा देयर, और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप यहाँ पर आए, आपको लाभ हुआ जिस जाति से आप आए? बोले नहीं भैया, यहाँ पे तो सब एक ही समान है। तो जब बाहर जाकर हम बिहारी हो जाते हैं तो हम अपने ही राज्य में क्यों हम इतना बढ़ते हैं? बाइफर्केशन, फर्दर बाइफर्केशन, जाति जाति जाति, धर्म जाति, क्यों हम बढ़ते रहते हैं इसमें प्राइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बंटने की राजनीति ने हम लोगों के बिहारी होने को गाली बना दिया। दूसरे राज्यों में जाइए, अगर उसको आपके बारे में हीन भावना से बोलना है, ए बिहारी, क्यों? ये मेरी पहचान है बिहारी होना। ये गाली कब बन गई ये हम ही लोगों को नहीं समझ में आया। इसीलिए जब मैं हर मन से बोलता हूँ, आज भी आप देख लीजिए मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैंने युवा बिहारी अपने नाम के आगे मैंने लिखा है, क्योंकि ये मेरी पहचान है और ये मेरा घमंड है, और मैं चाहता हूँ कि हर बिहारी को बिहारी होने पर घमंड हो, इस सोच के साथ आगे बढ़ना। एंड राइटली सेड, हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आप शिक्षा के महत्व को आज हम लोग बात कर रहे हैं, सोचिए नालंदा यूनिवर्सिटी कब थी, जब हम लोग भारत तो भूल जाइए, दुनिया में कोई शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। साउथ एशिया से लोग आते थे, वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आते थे नालंदा पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए। और आज वो व्यवस्था धीरे धीरे कब जात पात की राजनीति में उलझकर चौपट होती गई, हम ही लोग नहीं समझ पाए। तो इस बिहारी प्राइड की बात करता हूँ, जहाँ पे मैं चाहता हूँ और पूरा बायस होकर मैं चाहता हूँ कि देश का नंबर 1 राज्य बिहार हो, और देश में सबसे ज़्यादा मजबूत पहचान किसी की हो तो नंबर 1 पे बिहारी हो। बहुत बढ़िया बात है। चिराग, जिस तरह से आपने हमें एश्योर किया कि आप किस तरफ खड़े हैं और पब्लिक माइंड मेकअप कर पाती है कि अगले इलेक्शन में क्या होना है, क्या करना है, आपका एश्योरिटी एक मिलता है। वैसे 5 एश्योरेंस आप कौन सा देना चाहते हैं हमें? मतलब आपकी पार्टी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर है एनडीए की, और आप बिहार में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके बगैर भाजपा कुछ सोच ही नहीं सकती है कि आगे एक स्टेप रखा जाए। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से मैनिफेस्टो आता है, कोई संकल्प पत्र कह लें, सब कुछ है, आपकी तरफ से वो 5 से 5 का कौन से एश्योरेंस है जो यहाँ ये लोग लेके जा सकते हैं कि ये जो बिहारी प्राइड की बात है वो कंटेम्प्रेरी बिहारी प्राइड में व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड व्हेन यू come to power here? So definitely there's a list of things that needs to be done. To begin with, आपने 5 चीज़ों को फ्लैग ऑफ करने का आपने जिक्र किया है, जिसमें सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्राथमिकता पे मैं शिक्षा को मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि बिहार में बदलाव तभी आएगा, जातीय व्यवस्था से बाहर हम लोग तभी निकल पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। एजुकेशन मीन्स अ लॉट, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उदाहरण मैं देता हूँ कि जब मैं जमुई का सांसद बना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था। 2014 तक जमुई को जिला बने हुए 25 साल हो गए थे और एक भी केंद्रीय विद्यालय वहाँ पे नहीं था। सबसे पहला मैंने कार्य वहाँ पे किया कि मैं कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय तो वहाँ पर लेकर जाऊँ। आज मुझे खुशी है कि ना सिर्फ वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, बल्कि मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर अब खुलने जा रहा है, उस पर भी काम शुरू हो गया है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन विच इज़ देयर इन माई लाइफ ऑल्सो। तो मैं प्रायोरिटाइज ये करता हूँ। कंटिन्यूइंग द सेम ट्रेंड, जब मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी दी गई, उसमें भी मैंने इस बात को सबसे ऊपर रखा। निफ्टम यूनिवर्सिटी जो कि फूड टेक्नोलॉजी से ही जुड़ी हुई है,
मात्र देश भर में सिर्फ 2 ही इसके इंस्टीट्यूट थे, एक तांजावुर तमिलनाडु में है, दूसरा कुंडली में था। डिपार्टमेंट भी लंबे समय से चाहता था कि एक और निफ्टम की ज़रूरत है हम लोग को, क्योंकि बच्चे हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़ना चाहते हैं। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव कि ये फ्यूचर है हमारे देश का, जो कि ग्लोबली भारत को आगे मजबूती से लेकर जाएगा। इंटरनेशनल ट्रैवल्स में मुझे एहसास होता है कि ग्लोबल बड़ी कंपनियां एमएनसीज किस तरीके से भारत को एक डेस्टिनेशन के तौर पे देखती हैं, ना सिर्फ भारत की आबादी की वजह से कि 1.4 बिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में भारत में है, R&D रिसर्च करने की जो इकोसिस्टम भारत में है, उस नाते भी भारत को देखते हैं। तो मेरे लिए इसमें भी महत्वपूर्ण यही था कि एक और निफ्टम खुले। खुशी मुझे इस बात की है कि अब अगला तीसरा निफ्टम जो खुलने जा रहा है, इसी बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। आपके मन से भी मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को भी, कि अगला निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। ये मेरी प्रायोरिटी में रहा है। शिक्षा से मैंने शुरुआत की, हेल्थ सेकेंड, उसमें हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब आप एक रूरल उसमें रहते हैं, जहाँ पे एक बड़ी आबादी आज भी गांव के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपका हेल्थ सेक्टर आपका मजबूत हो। आज भी हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में एम्स के सामने खास तौर पर यूपी बिहार के लोग जाते हैं, दिनों दिन तक लाइन लगा के रहते हैं डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए। मैं पुनः डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि कहाँ एक समय था कि जब पूरे देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब 2 एम्स सिर्फ बिहार में खुलने जा रहे हैं। पटना में है ही, दरभंगा में भी प्रधानमंत्री जी अभी उसकी घोषणा करके आए। बट हैविंग सेड दैट, इतने से ही संतोष हम लोग को नहीं करना है। जब तक रूरल हेल्थ सेक्टर को हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, तब तक वो विकसित बिहार बनाने की जो सोच है उसको हम लोग धरातल पर नहीं उतार पाएंगे। ये सेकंड नंबर पे था। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि अमेरिका ने सड़कों को बनाया और फिर सड़कों ने अमेरिका को बनाया। ये कनेक्टिविटी गांव और शहर अभी के, यूपी की सड़कें यूपी को बना रही हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। और ये चीज़ गांव और शहर के बीच की दूरी का कम होना बहुत ज़रूरी है। अर्बनाइजेशन के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि रूरल आबादी कैसे धीरे धीरे शहर की तरफ पलायन कर रही है। रादर हम लोग नए शहर बनाएं, उन गांव को विकसित करें, रूरल एरियाज़ को हम कैसे अर्बनाइजेशन की ओर लेके जा सकें, ये कनेक्टिविटी के माध्यम से ही आएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को तैयार करना ज़रूरी है। चौथा, टूरिज़्म। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अनंत संभावनाएं हैं टूरिज़्म की, इसको हम लोग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और टूरिज़्म में रिलीजियस टूरिज़्म, कुछ देश तो ऐसे हैं जो चलते ही टूरिज़्म पे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दुबई में था, ये ऐसे देश हैं जो टूरिज़्म पे ही चलते हैं। और हमारे यहाँ तो संभावनाएं हैं। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो मेरी माता सीता की धरती है, क्यों नहीं यहाँ पे उतना ही भव्य मंदिर माता सीता के लिए बन सकता है। आस्था भी एक तरफ, बट इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। भगवान महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती है। इन तमाम जगहों को एक एक करके अगर हम लोग विकसित कर दें, तो टूरिज्म के माध्यम से हम लोग काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो किसी भी राज्य के विकसित बनने के लिए ज़रूरी है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कि मैंने बिहारी फर्स्ट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का खास तौर पे इतना ज़्यादा जिक्र करके उसको मैनिफेस्ट ही कर लिया कि इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर गेव मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ओनली। मैंने हाजीपुर में केले का जिक्र किया, मुजफ्फरपुर की लीची का जिक्र किया, और अब धीरे धीरे इन चीज़ों को मैं धरातल पर उतार भी रहा हूँ। निवेश हम लोग लेकर आए, अभी मैं डावोस भी गया था, वहाँ से भी हम लोग एक बड़ा निवेश लेकर आए। पीछे हम लोगों ने 2200 करोड़ की योजनाओं को यहाँ पर उतारने का हम लोगों ने काम किया। तो धीरे धीरे मैं अपने माध्यम से भी कर रहा हूँ। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जॉब्स क्रिएट करेगा, पलायन को रोकेगा। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि बच्चे जब यहाँ से बाहर जाते हैं ना, और मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई ऐसा सक्षम परिवार नहीं होगा जो थोड़ा सा भी सामर्थ्य बनता है तो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। वो बच्चा बच्ची बाहर जाएगा, दूसरे राज्य में जाएगा, वहीं पे शिक्षा हासिल करेगा, वहीं पे नौकरी करेगा, वहीं पे घर खरीदेगा, वहीं पे शादी करेगा, वहीं पे बच्चे पैदा करेगा, और फिर उसी प्रदेश का होकर रह जाएगा, और इवेंचुअली अपने प्रदेश में वो प्रवासी कहलाता है। ये गलत है। इसको रोक हम तभी सकते हैं, पलायन को, जब राज्य में हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। तो ये 5 प्राथमिकताएं हैं मेरी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत विस्तार में है। और आपने लगभग हर चीज़ को छू लिया है। लेकिन आप अपनी जब बात कह रहे थे तो एक बात बोले, वो बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा, वहाँ पे नौकरी करेगा, वहाँ पे घर खरीदेगा, वहीं पे शादी करेगा। चिराग कब शादी करेगा?
इतने अच्छे विषय I don't even want to hold the mic when I was नौकरी भी हो गई, घर भी हो गया। पर ये करते करते उम्र निकल गई। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा सवाल हो गया है कि चिराग कब शादी करेंगे, जो मतलब सलमान खान का इंटरव्यू लीजिए और चिराग का ही लीजिए, इसको मैंडेटरी बना दिया गया है अब। देखिए, बहुत लोग हैं, दे आर होल्डिंग देयर हार्ट्स। यस सर। ठीक है, आर यू टेकन, आर यू टेकन? अरे प्रभु, कैसा सवाल है। नहीं, वहां उम्र गुजर चुका है। जी, you would like to take that? No, okay. अच्छा, तो जो अभी 2027 में जो इलेक्शन हम लोग, मतलब बिहार में जो अगला इलेक्शन आने वाला है, हाउ डू यू सी इट? मतलब अभी ऐसा तो नहीं है कि यू डोंट हैव ईयर ऑन द ग्राउंड, आप जरूर सुन रहे होंगे, जरूर देख रहे होंगे। हाउ बिग इज अ चैलेंज? मतलब मैं एनडीए का चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके चैलेंज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला तो आप मतलब बिहार में आप कितना विस्तार करना चाहेंगे, आप कितना निगोशिएट करना चाहेंगे उस विस्तार के लिए? आई मीन, कैसे आप देख रहे हैं बिहार के, इस बार का बिहार आपकी पार्टी के लिए क्या महत्व रखता है? देखिए, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए परीक्षा की घड़ी चुनाव ही है। आपने पिछले 5 साल क्या सही या क्या गलत किया, इसका आंकलन ये उस एक महीने के दौरान ही होगा जिस दौरान चुनाव और आपका कैंपेन चलेगा, और जनता ने आपके 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए आपको अपना आशीर्वाद देती है, नहीं देती है, ये परीक्षा की घड़ी है। ऐसे में मेरे लिए पुनः जितना महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव था, उतना ही महत्वपूर्ण 2020 का विधानसभा का चुनाव होगा, 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, 2029 का लोकसभा होगा, 2030 का विधानसभा होगा, 2034 का लोकसभा, 2035 का विधानसभा, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। आज एक गठबंधन में है तो गठबंधन को प्राथमिकता देते हुए इस बात को सुनिश्चित करना कि जिस भूमिका में मैं हूँ, एक सहयोगी की भूमिका में, जहाँ हम लोग चुनाव लड़ें वो तो हम लोग जीते ही जीते, जहाँ हमारा सहयोगी दल लड़ रहा है कैसे आपका संगठन मजबूत हो ताकि उसका लाभ उनको मिले। इवेंचुअली गठबंधन में आप इसीलिए ही हैं कि आप हर जगह आप अपने सहयोगियों की मदद कर सकें और सहयोगियों का लाभ आप अपनी सीटों पर लें जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। उस भूमिका में मुझे लगता है पूरा गठबंधन मजबूती से आगे चल रहा है। तमाम 5 दल हैं हमारे गठबंधन में, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ, ये लोग अलग अलग जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग इस बार बहुत खूबसूरत शेप अप हुआ है हम लोग का ये गठबंधन, एंड आई थिंक इट्स एन एब्सोल्युटली विनिंग अलायंस। मैं कतई जनता की सोच को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, बट मैं मानता हूँ ये कि ये कॉम्बिनेशन बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जब ये पांचों दल हम लोग उतरेंगे 225 प्लस सीटों के साथ हम लोग इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे, ये मैं मानता हूँ। जी, चैलेंजर पे नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कमज़ोर चैलेंजर है आपके सामने। तेजस्वी हैड बिन इन दिस स्टेट लगातार रहे हैं, और आपका मिनिस्ट्री मिलने के बाद, और आप सबसे वन ऑफ द यंगेस्ट मिनिस्टर हैं आप इस देश के, और मिनिस्ट्री मिलने के बाद आपका टाइम पूरा उधर भी लग रहा होगा कि आप मिनिस्ट्री देखना है, और आपके इतने ऐसे विजन्स हैं कि आप बिहार में या कहीं और भी काम में लगे हुए हैं। तो वैसे में जब व्हेन यू सी तेजस्वी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, मैं तेजस्वी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं रहा होऊंगा 20 साल का, 22 साल का, तो एक लालू जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था। एक सर्टेन काइंड ऑफ वर्बतिम्स थे, सर्टेन काइंड ऑफ वर्ड्स थे, सर्टेन काइंड ऑफ मतलब स्टाइल ऑफ बात करने का एक सर्टेन स्टाइल है। उससे एक कनेक्शन भी उनका था। मतलब पीपल यूज्ड टू कनेक्ट विद हिम, उनके वोटर्स उनसे कनेक्ट करते थे इन सब मसलों पर। आप जिस तरह से हमें दिखते हैं, एन इंजीनियर हु ट्राइड इन फिल्म्स, हु वेंट फॉर फैशन, फिर पॉलिटिक्स में आए, ये तब आपका एक जर्नी है। और तेजस्वी यही भींगे, तो मतलब तेजस्वी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बिकॉज अभी ऐसा लगता नहीं है कि वो उस सारे शब्दों को छोड़ना पसंद कर रहे हैं, या न्यू बिहार की, मतलब आप
उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पे कैसे पिछले मैं आपको सुन रहा था, आप बहुत दुखी भी थे कुछ बातों को लेकर, तो तेजस्वी पर आपका क्या टिप्पणी है? टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़रूर मेरे ओपोनेंट्स क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर मैं ध्यान ज़रूर देता हूँ, पर साथ ही में मैं पूरी ताकत पूरी एनर्जी अपनी सोच को मजबूती देने पे लगाता हूँ. डेफिनेटली हैविंग दिस एट द बैक ऑफ द माइंड दैट व्हाट अदर्स आर डूइंग, या वो लोग क्या अच्छा या क्या बुरा या क्या सही क्या गलत कर रहे हैं, डेफिनेटली आई कीप एन आई ऑन दोज थिंग्स. बट एट द सेम टाइम माई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इज़ किसी को नीचा दिखाकर आप अपने आप को बड़ा नहीं दिखा सकते. मैंने कभी शब्दों की मर्यादा को नहीं खोया. मेरे ऊपर कई व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की गई, बिलो द बेल्ट जाके भी मेरे परिवार के बारे में कई सारी बातें कही गई और कही जाती हैं, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, तो मैं किसी को वो भी नहीं कह सकता कि आप क्यों ये बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं. हर कोई अपने अपने हिसाब से जज करता है और जज करने के बाद अभिव्यक्ति अपने हिसाब से करता है जो शब्द उनको सही लगते हैं. हैविंग सेड इट, मैं नहीं ये करता हूँ, और मैंने हमेशा शब्दों की मर्यादा का ध्यान देते हुए, मैं पार्टी में भी जब बैठता हूँ, संगठन के भीतर भी मैं यही बोलता हूँ, हमें सिर्फ अपने पे ध्यान देना है. दूसरे लोग जब आप पे टिप्पणी करते हैं या कुछ आपको कहते हैं, वो आपको भटकाना चाहते हैं. बिना उस भटकाव में गए हुए अपनी लकीर को बस इतना लंबा करते जाइए कि सामने वाले की लकीर अपने आप छोटी हो जाए. मुझे ना किसी की लकीर को काटना है, ना किसी की लकीर को मिटाना है, बस अपनी रेखा को लंबा करते जाना है, उसको ऊंचा करते जाना है. जो मैं बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कर रहा हूँ. हर राजनीतिक दल की एक अपनी पर्सनालिटी होती है जो लीडरशिप के द्वारा क्राफ्ट की जाती है. आपका नेतृत्व कैसा है वो आपकी पार्टी की पर्सनालिटी को बनाता है. जब तक मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, पार्टी की एक अलग पर्सनालिटी थी. जब मैंने टेक ओवर किया, कुछ बदलाव उनके सिद्धांतों विचारों को रखते हुए कुछ बदलाव मैंने किए, जिसने मौजूदा स्वरूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैसी है उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन किया. टिप्पणी आपने पूछी कि तेजस्वी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे वो डिफरेंस नहीं दिखा. तकलीफ बस मुझे ये है, लालू जी के वक्त, आदरणीय लालू जी के वक्त जिस तरीके से राजनीति होती थी, मुझे वो कंटिन्यू दिखती है. आज की तारीख में जो यंगर लॉट है, जो यंगर जनरेशन है, और अब तो यंगर जनरेशन में हम मिलेनियल्स की हम लोग बात करते थे, आपको वो चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि आप युवा पीढ़ी के साथ आप दिखती है दिखाते हैं. ऐसे में ये वो परिस्थितियां हैं जो आपके व्यक्तित्व को भी संवारते हैं, निखारते हैं. आपको भी खूब आपकी काविंग होती है ऐसी परिस्थितियों में. जैसा मैंने कहा, ऑप्टिमिस्टिक सोच मैंने हमेशा रखी. खुद को मैंने कभी निराश नहीं होने दिया. मैं मानता हूं कि आप हार तब मानते हैं जब आप दिल से हार जाते हैं. जब तक आप अपने दिल से नहीं हारते ना, दुनिया की कोई ताकत ना आपको हरा सकती है ना आपको झुका सकती है. सिर्फ और सिर्फ आपका दिल आपको हराता है. जिस दिन आप वहाँ से आप हार मान लेते हैं, वो चीज़ मैंने नहीं होने दी. कैसे नहीं होने दी, इसको मैं कहता हूँ कई बार, मेडिटेट करता हूँ. ये बहुत ज़रूरी है प्रशांत जी. बुरे समय में निराश नहीं होना. मतलब आई वुड वांट टू एक्सप्रेस दिस टू द यंगर किड्स हु आर देयर इन दिस रूम. आप लोग के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग के जीवन में अभी बहुत ऐसे दौर आएंगे जहाँ आपको लगेगा सब चला गया, या आपको लगेगा मैंने सब हासिल कर लिया. इन दोनों परिस्थिति में संयम बना के रखना बहुत ज़रूरी है. मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ. बुरे समय में निराश हो के डिप्रेस कभी ना हो. एट द सेम टाइम अच्छे समय पे अपना दिमाग भी खराब ना होने दें. दोनों समय में अगर आप एक संयम बनाकर रख पाते हैं, दैट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग. आज की तारीख में अगर मुझ में ये घमंड आ जाए कि भाई मैं मंत्री बन गया, मैंने तो पार्टी भी वापस अपनी हासिल कर ली और सारी चीज़ें सही हो गई, अब नाउ आई एम देयर, जिस दिन ये घमंड मेरे अंदर आ जाएगा ना, मेरे पतन की फिर शुरुआत हो जाएगी वहीं से. सो ऐसे समय में अपना दिमाग स्थिर रखें. बुरे समय में अपने आप को निराश ना होने दें. मेडिटेशन से मुझे बहुत ताकत मिली है. मैंने लंबे समय से मैं मेडिटेशन करता हूँ और मुझे उसने काफ़ी ग्रेविटी दी है कि बुरे समय में भी अपने आप को संयमित रखना, अच्छे समय में भी दिमाग खराब ना होने देना. एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैज़ केप्ट मी गोइंग. वंडरफुल वंडरफुल. एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, मतलब एक चीज़ नहीं, अभी तो कई चीज़ है जो मुझे पूछने का मन है, एंड दैट इज़ अबाउट द वे आप अपने फेथ को कैरी करते हैं. ठीक है, मतलब आप कभी हिचकते नहीं हैं ये कहने में कि आप किसका पूजा करते हैं,
आपके पूरे ड्रेसिंग में, पूरे तमाम जगहों पे दिख रहा होता है कि आप अपने फेथ को लेकर किस तरह से आगे चल रहे हैं, या फेथ आपकी ताकत है, या जैसे क्या ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या ये एक नया पॉलिटिकल अपीयरेंस है जहाँ पे लोग अपने फेथ को लेकर एपोलोजेटिक नहीं हो रहे हैं? मतलब 15 साल पहले की बात करें तो बहुत ही एक स्टेप पीछे आदमी हट जाता था बताते समय कि मैं फेथ क्या फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या ये नया मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये नया चलन है कि मैं अपना फेथ अपने साथ कैरी करूँगा एंड आई विल बी लाउड अबाउट इट, मैं बताऊँगा भी कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ? मैं हूँ ऐसा, और मैंने जैसा आप शुरू में भी कहा, आपके शुरू के प्रश्न का जवाब देते हुए, कि मैंने अपने हर पहलू को उन लोगों के समक्ष खुल के रखा। होली भी मनाई तो भी सामने रखा, दिवाली भी मनाई तो भी सामने रखा, कुंभ में गया, स्नान किया, वो भी मैंने सामने रखा, पूजा की तो भी सामने रखा, शिव भक्त हूँ इस बात को भी मजबूती से सामने रखता हूँ। एट द सेम टाइम 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, उसके बावजूद मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूँ। Not only I'm spiritual, but I'm very religious also. I do a lot of puja myself. Every morning, my day only starts with 1.5 hours of puja. जो कुछ हो जाए वो मैं करता ही करता हूँ, बिना किए हुए मैं घर से बाहर नहीं निकलता। मैं हूँ ऐसा, और मैं मानता हूँ कि इस चीज़ ने अगेन, like meditation, which has given me a lot of self-control, this has given me a lot of gravity. ये विश्वास कि कोई है और सब ठीक हो जाएगा, ये विश्वास मेरा रहा है। और ये भी मुझे लगता है कि मेरे उन फेलियर्स के दौरान मेरी ताकत बना कि महादेव हैं, सब ठीक कर देंगे। परीक्षा की घड़ी है, टेस्टिंग टाइम्स है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये ग्रेविटी, ये विश्वास मुझे मेरी आस्था ने दिया। और मुझे लगता है कि हर वो चीज़, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ताकत आस्था ही बने। कईयों के पेरेंट्स उनकी ताकत होते हैं। मेरे पिता जब तक थे मेरे लिए महादेव वही थे। कई चीज़ आपकी ताकत बनती है, अपनी ताकत को ओन करना और उस पर विश्वास रखना, ये ज़रूरी है। बहुत सुंदर। देखिए, जब आप आस्था की बात कर रहे हैं तो आस्था से संभावनाएं खुलती हैं, है ना? और संभावनाओं के किसी भी सवाल पे आप बिल्कुल ही, मैं आपको नहीं स्कोप देना चाहता हूँ कि आप ये कह दीजिए कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं बाद में जवाब दूंगा, या अभी क्या जवाब दूँ। गिवन अ चांस, नो, गिवन अ चांस, आप नहीं, गिवन अ चांस क्या, आई होप कि ऐसा हो, ठीक है? आप इस देश के युवा प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे या इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? ऑनेस्टली जवाब, हाइपोथेटिकली नहीं, ऑनेस्टली जवाब दूं? बिल्कुल, आप बोले हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही सामने रखते हैं। सो बिफोर आंसरिंग मैं थोड़ी सी एक भूमिका बांध देता हूं, ताकि मैं जो कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, ये विश्वास आपको हो जाए। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं वेयर आई हैव सीन इट ऑल। मेरे लिए किसी पद पर होना, सत्ता में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। रादर बचपन से गालियां ही मैंने इस बात की खाई, मंत्री का बेटा आ गया, मंत्री का बेटा आ गया, मंत्री का बेटा आ गया, ये परपेचुअली रहा है। ऐसे में ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए पद का लालच कभी रहा ही नहीं। अगेन भूमिका को थोड़ा सा विस्तृत करते हुए 2000 You take your time, क्योंकि ये दोनों बड़ी बातें होगी, ये take your क्योंकि time। 2020 का चुनाव उनमें से था। आई थिंक मेरे लिए पूरी अपॉर्चुनिटी थी 2020 के चुनाव में। अपनी महत्वाकांक्षा अगर किसी पद की होती उसको मैं पूरा करता। मैं मंत्री 2024 में नहीं 2020 में बन गया होता। अगर मंत्री बनना, और इस बात को आप एग्री करेंगे राइट, अगर मैं उस अलायंस में चुनाव लड़ता, मैं गठबंधन का हिस्सा रहता, अकेले चुनाव नहीं लड़ता, तो मैं 2020 में जैसे ही बिहार के चुनाव समाप्त होते मैं शपथ ले चुका होता हूँ। मैं केंद्रीय मंत्री आज 4 साल पुराना होता, 7 महीने पुराना नहीं होता। ऐसे में मेरे लिए नहीं है ये कोई भी पद का लालच। मेरे लिए, अब आपने पूछा कि एक युवा मुख्यमंत्री होना या युवा प्रधानमंत्री होना, मेरे लिए एक प्राउड युवा बिहारी होना ये मायने रखता है। मेरा राजनीति में आने का कारण ये है, मेरा लक्ष्य ये है। दैट्स इट। संभावनाएं हैं। आप कुछ कह रहे थे अनंत सर? आप लोगों में से कोई है जो सवाल पूछना चाहे? हाँ पूछिए जी। अनंत माइक जी।
पीछे वाला को भी तो सुनने दीजिए सर। हमेशा आगे वाले ही मजमा लूटने के प्रयास में रहते हैं। चिराग जी, मैं कई सारे आपके रील्स और मीम्स देखता हूँ। कई बार आपके संसद की साथी कंगना रनौत जी के साथ, है ना, कई बार आप सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उनसे हाथ मिलाते हैं या हक करते हुए दोनों की तस्वीर आती है। और उसके बाद उन रील्स पर बहुत तरह की बातें लिखी जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री और जॉर्जिया मेलोनी के बारे में भी बहुत तरह के मीम्स। तो ये सब घर परिवार के लोगों के साथ बैठकर अगर कभी देखते हो या रीना जी देखती हो इसको, तो वो कुछ कहती भी हैं, कुछ कभी डांटती वाटती हैं कि क्या कर रहे हो, या अब सोच लिया कि अब लड़का जवान हो गया है? अरे अब मतलब भाई, इस सीरीज का नाम फन विद चिराग भी तो था। जस्ट बिकॉज फन विद चिराग है इसीलिए ये, नहीं तो इस मंच की गंभीरता में मैं पता नहीं कैसे इस प्रश्न का जवाब दूं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये आते हैं। कंगना मेरी पुरानी मित्र हैं, किसी से छुपा नहीं है। पहला फेलियर जिसका प्रशांत जी ने जिक्र किया वो उन्हीं के साथ मिलकर हुआ था मेरा। सो ऐसे में ठीक है, मतलब इसी फन के साथ ही घर में परिवार में भी इसको देखा जाता है। मैं और कंगना खुद हम लोग हंसते हैं इसके ऊपर। परिवार के ही मंच पर है तो परिवार जैसी ही बातें हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग खुद इस पे हंसते हैं कई बार कि क्या क्या चल रहा है। बट आई थिंक सोशल मीडिया है, दे राइट, दे टॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ ओके, बट इवेंचुअली आई थिंक आई एम आंसरेबल फॉर माई वर्क। और मैं हमेशा गंभीरता उस विषय पर रखता हूँ। बिहारी फर्स्ट के बारे में पूछिए मुझसे, मेरे मंत्रालय के बारे में पूछिए मुझसे, एज अ सांसद मैंने क्या सही क्या गलत किया उस पर मुझे ग्रिल करें। आई एम ओपन टू ऑल दैट। नहीं सर, मैं आपको ड्रिल और ग्रिल करके लिए बिल्कुल नहीं बुलाया था। हम लोग चाह रहे थे, हाँ मैं बस आ रहा हूँ। तो चूँकि अनंत जी ने ये सवाल उठा दिया है तो मैं उसको थोड़ा सा गंभीरता से रख लूँ कि मिनिस्टर, आप फ्रेंड्स हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, तो जरूर जब आप लोग साथ में काम कर रहे होंगे तो वो आपको एक्टिंग टिप्स देती होंगी, बिकॉज यू आर सच अ पुअर एक्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक है, फॉर हाईलाइटिंग समथिंग दैट एवरीबडी एक्सेप्टेड। थैंक यू। तो नहीं, यू आर सो रियल। मैं ये भी तो, ये कॉम्प्लीमेंट है कि यू आर सो रियल। तो जरूर आपको एक्टिंग टिप्स वगैरह देती होंगी। तो अब क्या आप उनको पार्लियामेंट्री टिप्स देते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल टिप्स बिल्कुल भी नहीं। एनीबडी हु नोज कंगना, तो होता ही है। एनीबडी हु नोज हर, वी नो दैट शी स्पीक्स हर माइंड एंड शी इज वेरी क्लियर। राइट रॉन्ग एट टाइम्स डिबेटेबल, बट शी इज वेरी क्लियर कि वो क्या चाहती हैं, क्या कहती हैं। तो ऐसे में नो टिप्स नीडेड। तो ऐसे में जब गठबंधन हुआ और मैं वापस इस गठबंधन का हिस्सा बना, एनडीए का, 2019 लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा था। और ये वही दौर था जब मैं बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे लेकर मैं बढ़ रहा था। मैं चाहता था कि गठबंधन के भीतर इन बिंदुओं को मैं रखूं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, ताकि जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं उसको भी साइमल्टेनियसली हम लोग धरातल पर उतार सके। उस वक्त ये स्पेस मुझे नहीं दिया गया था गठबंधन के भीतर, और मेरे लिए नैतिकता के आधार पर गलत होता कि मैं जिस विजन की बात कर रहा हूं उस विजन को मैं गठबंधन के भीतर रख ही नहीं पाऊं और फिर भी मैं उस गठबंधन का हिस्सा बना रहूं, ये गलत होता। पुनः कुछ समय पूर्व जब मुझे वापस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया, इन बातों को मैंने वहाँ पर गंभीरता से रखा। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, जनता दल यूनाइटेड भी भाजपा से बात करती है, हम भी भाजपा से बात करते हैं, एंड देन इवेंचुअली इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन एक्सचेंज
एंड डिस्कस आइडियाज़ एंड थॉट्स। उस वक्त मैंने इस विषय को रखा कि मेरे लिए प्राथमिकता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ज़रूर रहेगा, और ऐसा नहीं कि अभी मैं गठबंधन में आ जाऊं और फिर लोकसभा के बाद पुनः कोई ऐसी परिस्थिति विधानसभा चुनाव के वक्त बने। मुझे खुशी इस बात की है कि अब गठबंधन के भीतर वो जगह मुझे दी जा रही है जो 2020 में नहीं दी जाती थी। ऐसे में गठबंधन के भीतर अपनी बातों को मैं रख सकता हूँ, और इस बात को मैंने कई बार मंचों पे बोला है जहाँ पे मुझे इशू होता है। अभी जैसे बीपीएससी का मुद्दा था, मैंने अपनी बात को मैंने जहाँ सार्वजनिक तौर पे भी रखा, बट मैंने गठबंधन के भीतर भी, क्योंकि वो स्पेस मुझे अब मिलता है रखने का। एक तो ये परिस्थिति बदली। आपने ये सवाल पूछा कि ऐसा क्या हो जाएगा कि हम लोग 225 से ज़्यादा सीटें जीत लेंगे, जबकि 2020 में भी मोर और लेस यही अलायंस था। उस वक्त जिन परिस्थितियों की वजह से मैंने अकेले चुनाव लड़ा, और वो मेरे लिए लड़ना भी ज़रूरी था भाई, अंतोगत्वा मेरा भी राजनीतिक दल है, मैं अपने आप को पूरा समाप्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी, और जब तक आप अपने आप को, अपनी ताकत को आप नहीं दिखाते, गठबंधन के भीतर भी आपको वो गंभीरता नहीं दी जाती। ऐसे में मेरे लिए वो चुनाव लड़ना ज़रूरी था, नोइंग दैट आई माइट नॉट बी एबल टू विन एनी सीट, बट देन इट वाज इम्पॉर्टेंट। अगर उस वक्त भी अगर आप देखें जितने वोट मुझे मिले और जितने उस वक्त के एनडीए गठबंधन को मिले, अगर उसको मिला दिया जाए, आज जो कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी पार्टी, इतने उनके विधायक जीत गए, अगर हमारे एनडीए के वोटों में ये बिखराव नहीं होता तो उस वक्त भी हम लोग 225 के आसपास का आंकड़ा हम लोग छूते। पर इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में बिहारियों को प्राथमिकता दी जा रही है, लोकसभा में किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है, और डबल इंजन की इस सरकार के महत्व को धीरे धीरे जनता अब समझने लग गई है। कलेक्टिवली ये सारे कारण मिलकर उस परिस्थिति का निर्माण करेंगे जिसका जिक्र मैंने किया कि 225 प्लस सीट हम लोग जीतेंगे। वंडरफुल। हो गया, समय हो गया है, समय। हेलो, देखिए, मुझे लगता है कि कला, और क्योंकि एज अ फेलियर ओनली, बट मैं जुड़ा तो रहा ही हूँ उस क्षेत्र के साथ, तो क्योंकि मैं कला के क्षेत्र से खुद जुड़ा हूँ, और मुझे लगता है कि बिहार की कला संस्कृति इतनी खूबसूरत और इतनी विशाल है। राष्ट्र कवि हमारे यहाँ से हैं, दिनकर जी। ऐसे में, और मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में भी इस बात का मैंने जिक्र किया कि हम लोग को बिहार में कला को बढ़ावा देते हुए बिहार में भी एक फिल्म इंडस्ट्री का हम लोगों को यहाँ पर, और जिस दिन मैं उस मुकाम पे पहुँचूँगा जहाँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं पूरी तरीके से मैं एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, उसमें मैंने इन तमाम बातों का मैंने जिक्र प्रमुखता से किया है। यहाँ के संगीतकार, यहाँ के गायक, यहाँ के डांसर्स, यहाँ के लिरिसिस्ट, यहाँ के पोएट्स, इन सबको वो मंच मिले जिसके हम लोग हकदार हैं। गाहे बगाहे राष्ट्रीय स्तर पर ज़रूर हम लोग को वो पहचान मिलती है, पर मुझे लगता है कि ये पूरी इंडस्ट्री, भोजपुरी से जुड़े हुए फिल्में, मूवीज़, एक अलग मुकाम तक हम लोग पहुंच सकते हैं, बशर्ते हम लोग को वो नींव मिले जिसका मैं पक्षधर हूं, जिसमें मैं काम कर भी रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।